हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक रहेगा द पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों समझेंगे पहले इन्वायरमेंट क्या है, बेसिक इन्वायरमेंट क्या है, द पीपल डेवलपमेंट क्या है। अब इन्वायरमेंट में हमें जब पढ़ना होगा क्या क्या टॉपिक पढ़ना, पहले आपको लिथोस्फीयर के बारे में समझना है, देन उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ना है, देन उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपका बायोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। फिर से कौन सा? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, देन उसके बाद एनवायरनमेंट। 5 पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। अब इसी 5 पॉइंट पर क्या क्या पढ़ना होगा। अब इन्वायरमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इन्वायरमेंट कन्वर्जन जोन क्या है, ह्यूमन पार्क क्या है, नेशनल पार्क क्या है, नेचुरल पार्क क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट, हिमालय क्षेत्र। देन आप इसी में और पढ़ेंगे वेटलैंड क्या है, वेटलैंड क्या है, इकोटोन क्या है, एसडीजी क्या है, एसडीजी क्या है, एमडीजी क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे और भी आगे आपका रहेगा आपका हॉट स्पॉट लैंड क्या है, ये बेसिक आपके टर्म आते हैं। फिर देन उसके बाद सीओपी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये आपका बेसिक सभी टर्म को अच्छे से याद रखना पड़ता है एनवायरनमेंट के लिए। देन करंट सिचुएशन में कुछ कौन सा ऐसा आप देखते होंगे IUCN के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ को संरक्षित किया गया, कौन सी चीज़ को संरक्षित नहीं किया गया। COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पर हो रहा है, जैसे अभी ब्राज़ीलिया देश में हो रहा, तो वहाँ पर हो रहा, तो उसमें कितने देश शामिल होंगे, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल कौन था, ये क्या होता है, इकोटोन क्या है, ये सभी टर्म आपको बहुत कुछ। और पिरामिड क्या है, नंबर ऑफ पिरामिड क्या है, जैसे नंबर सिस्टम में पिरामिड क्या है, इको बायोम सिस्टम में क्या है, एनर्जी सिस्टम में क्या है, आप ये पिरामिड के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी बहुत बड़ा एक लंबा एक प्रोसेस आपका चैप्टर होता है, हमें क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए पहले बात करते हैं, पहले इन्वायरमेंट को समझते हैं। इन्वायरमेंट मीन्स होता है जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे मानव हो, मानव का अपना एक इन्वायरमेंट है, जीव जंतुओं का अपना इन्वायरमेंट है, एक कल्चर का अपना इन्वायरमेंट है, एक स्कूल में बच्चे पढ़ते उनका भी अपना इन्वायरमेंट है, एक प्रोफेसर हो तो उनका भी अपना एक इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इन्वायरमेंट एक बेसिक, एक बहुत सहज, सुखम, बहुत बढ़िया एक वातानुकूलित एक माहौल होना चाहिए, जिसके लिए हमें कभी बात कोई बोलने से पहले सोचना ना पड़े। वही बोला जाता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छा है। अगर किसी भी चीज़ के लिए सोचना पड़े, बार बार अपने दिमाग को उसको मैसेज को रिकॉल करना पड़े कि ये व्यक्ति कहीं बुरा ना मान जाए, तो आपके लिए अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो इन्वायरमेंट जो होता है मानव के लिए क्या है, और एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। जो भी आपका लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, ये सभी पार्ट को मिलाकर के आपका इन्वायरमेंट बनता है। लिथोस्फीयर जैसे आपका पूरी अर्थ है, पृथ्वी है। अब इसी पृथ्वी पे हर एक प्रकार के लोग रहते हैं, काला, गोरा, छोटा, मोटा, बड़ा, हर एक प्रकार के सभी लोग रहते हैं। लेकिन इसी लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है, मध्य परत क्या, निचली परत क्या, ये बेसिक चीज हमें समझना है। अब इसी में आपका सियाल क्या है, सीमा क्या है, नीफे क्या है, पृथ्वी की जो अलग अलग परतों में बांटा गया, जिसमें आप भूगोल में पढ़ेंगे अवसादी शैल क्या है, रूपांतरित शैल क्या है, आग्नेय शैल क्या है, यही चीज किसके पार्ट आपका लिथोस्फीयर के। अब लिथोस्फीयर पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं भाई सॉरी, मानव पाए जाएंगे, जीव जंतुएं पाए जाएंगे, पहाड़ पाए जाएंगे, मैदानी भाग पाए जाएंगे, बड़े बड़े जंगल पाए जाएंगे, पार्क भी पाए जाएंगे, नदियां पाई जाएंगी, तटीय क्षेत्र मिलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्र मिलेंगे। इस प्रकार की अलग अलग मिट्टियां भी देखने को मिलेंगी, कहीं काली मिट्टी है, कहीं लेटराई मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं बालुई मिट्टी है, कहीं पर आपकी लाल मिट्टी है,
और कहीं पर आपकी मरुस्थली मिट्टी है। इस प्रकार के आप देखते होंगे सॉइल को भी मिट्टी को डिवाइड किया गया। ये जितने सारी चीज़ आप पढ़ते किस पे होता है, आपका लिथोस्फीयर पे। अगर आपके लिथोस्फीयर पे कभी भी किसी चीज़ का अनबैलेंस होता है या आपका अर्थक्वेक आता है, सॉरी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक नहीं, अर्थक्वेक, अब थोड़ा हो जाता पढ़ने से, या आपका मान लीजिए भूकंप आता है या ज्वालामुखी आता है, वॉल्केनो आता है, तो इसके आधार पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई जन धन का बहुत नुकसान होगा, काफ़ी लोग मारे जाएंगे, बहुत से धन का नुकसान होगा। इस प्रक्रिया को जब अगर लगातार चलती रहती है तो किसी भी मतलब भूभाग पे ऐसे प्रक्रिया होती है तो वहाँ जन धन का जब नुकसान होगा तो लिथोस्फीयर अनबैलेंस होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर यही चीज़ें बार बार कोई प्रक्रिया होती नहीं, एक नेचुरल बार बार प्रोसेस नहीं होता, एक बैलेंसिंग अप्रोच में रहेगा तो ठीक रहेगा, तो इन्वायरमेंट के लिए आगे अच्छा रहेगा। दूसरा होता है आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर उसको बोलते हैं दोस्तों जहाँ पर जलमंडल की बात होती है। अब जलमंडल में क्या बात है, आपका सी है, ओशन है, रिवर है, लेक है, ये सभी क्या है आपके हाइड्रोस्फीयर की बेसिक बात करता है, जलमंडल की बात करता है। अगर मान लीजिए सी लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो बड़े बड़े छोटे छोटे आइलैंड डूब जा रहे हैं। आप मान लीजिए अलग चीज़ है, सी में कभी धाराएं चलती हैं, कोल्ड करंट होती हैं, वार्म करंट होती हैं, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। लगातार अगर गर्म धाराएं बहती रहेंगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठंडी धाराएं बहती हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यही चीज़ें बैलेंसिंग अप्रोच में रहेगा तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। जब भी आप देखते होंगे कभी आपका हुदहुद आता है, कभी नीलोफर आता है, कभी आपका साइक्लोन आता है, होता है कि नहीं होता है, कभी विली विली आता है। ये मैंने अलग अलग कंट्री का अलग अलग नाम बोला जहाँ पर इस साइक्लोन का अलग अलग नाम रखते हैं। अभी बीच में देखिए आया था आपका आंध्रा साइड में आया था, कितना ज़्यादा नुकसान होता है, जन धन का काफ़ी नुकसान हुआ। तो ये बेसिक चीज़ क्या है, अनबैलेंस कर देता है। तो हाइड्रोस्फीयर अगर जलमंडल ठीक है तो हमारे लिए अच्छा ही इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करता है। जलमंडल में जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे। लाइकेन क्या है, बड़े बड़े लाइकेन आप देखते होंगे। अब लाइकेन में और भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। एक ग्रेट बैरियर रीफ करके बोला जाता है, बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पे मिलता है पूरा वो। उसमें आप देखते होंगे लाइकेन है और छोटे छोटे उस पर घास होते हैं, उग जाते हैं। तो एक दूसरे को कोई फूड देता है तो कोई उसको निवास दे देता है। तो चारों तरफ एक प्रकार से देखा जाता है अच्छा एक खुद बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, जो मानव उसकी घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। काफ़ी अलग अलग प्रकार उसमें कलर देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी बहुत डीपली टॉपिक है, बाद में इसमें बात करेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर में बहुत कुछ है, बड़े बड़े जीव जंतु आपको समुद्र में मिलेंगे, बड़े से बड़े आपको वहाँ पर आप पेट्रोल भी निकाले जाते हैं, मोती निकाले जाते हैं, बहुत सी चीज़ें से समुद्र से भी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट अगला बात करते हैं आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो आपको बेसिकली पांच मंडल के बारे में बात होता है। कौन कौन सा, ट्रोपोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, मेसोस्फीयर क्या है, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसी बीच में एक आता है आपका ओजोन मंडल। ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों ज़्यादा ठीक है, अगर इस ओजोन लेयर टूट जाएगा तो क्या नुकसान करेगा, मानव के जीवन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपको वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी गैस हमें हमारे जीवन के लिए उपयोगी। तो हमारे लिए सभी गैस उपयोगी है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ऑक्सीजन तो 100% चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, मीथेन भी चाहिए, प्रोपेन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, हेक्सेन भी चाहिए। हर एक प्रकार की जितनी भी गैसें हैं सब आपके जीवन में काफ़ी उपयोगी हैं, क्योंकि जो भी आपको नेचर बनाया, जो भी चीज़ आपको दे रखा है, तो बिना उपयोगी का आपका कुछ नहीं है। आपको कुछ बेहतर इसलिए दिया जाता है, नेचर ने दिया है कि आप सरवाइव कर सको। अभी पूरे धरती से अभी आप 200-300 मीटर ऊपर चले जाओ, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, आपको घुटन महसूस होने लगती है। तो इसलिए मानो क्या कर रहा है, जहाँ पर ऑक्सीजन है वहीं पर वो सर्वाइव कर पा रहा है। या मान लीजिए अगर सब कहीं पर आप बहुत ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए बॉडी को गर्म रखने के लिए, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो या कोई चीज़ आप कहीं भी देख, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, ऑक्सीजन भी ज़रूरी है, मीथेन भी ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी ज़रूरी है। तो ऐसे भी हमारे वातावरण में जितनी भी गैस हैं, एनवायरनमेंट में,
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो भी आपके हैं, चाहे वनस्पति हो चाहे एनिमल हो, दोनों आपके लिए क्या है, ज़रूरी है। भाई अगर जानवर हैं तो उनको वनस्पति भी चाहिए, वनस्पति हैं तो जानवर भी चाहिए। जैसे पेड़ अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है, तो एनिमल्स क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या पेड़ क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो इसलिए एक दूसरे के बहुत ज़रूरी है। तभी लोग कहते हैं कि भाई पेड़ मत काटो, पेड़ अगर काट दोगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे, और सब कुछ तो जल है, 2 घंटा नहीं पाओगे तो चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अगर आपका 2 मिनट रोक दिया जाए तो क्या हाल होगा। कोरोना काल में पूछो लोगों से क्या ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, सिलेंडर पे सिलेंडर कितने लाखों का बिक रहा था, है कि नहीं। इसीलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अगला बात करते हैं आपका बायोस्फीयर में, इसी में ही तो एनिमल्स के ऊपर बात करेगा और आपका पेड़ पौधे के ऊपर भी बात करेगा। अगर पेड़ पौधे भी अच्छे हैं, इनकी संख्या भी ठीक ठाक है, तो मानव के लिए अच्छा है, जीव जंतु जितने हैं तो पौधों के लिए अच्छा है। अगर कोई भी अनबैलेंस होगा तो हमारा इन्वायरमेंट अनचेंज हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये बेसिक आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, ये चारों मिलकर के आपका बनता है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में जो बेसिकली आपको पढ़ना होता है, यही सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब इसी इन्वायरमेंट के आधार पे आपका बनता है इकोसिस्टम, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। अब इस पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, एक एक तंत्र की ज़रूरत है। अगर उसमें से कोई एक तंत्र अनबैलेंस हो जाता है, आपका इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा। भाई आपको लिथोस्फीयर भी चाहिए, स्थल मंडल, बायोस्फीयर भी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर भी चाहिए, एटमॉस्फेयर भी चाहिए, तभी आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा। अगला टॉपिक हम बात करते हैं इसी में, पिरामिड। अब पिरामिड क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फूड चेन। तो फूड चेन में देखा होगा कोई नंबर चेन की बात करेगा, कोई एनर्जी की बात करेगा, कोई बायोम की बात करेगा। तो बायोम क्या होता है, तो कोई मान लीजिए कोई कीड़ा है, कीड़े को पता चला चूहा खाया, चूहे को सांप ने खाया, एक प्रकार से क्या है, एक फूड चेन है, इसको फूड चेन हम बोलते हैं। अब इसी फूड चेन में हम अलग अलग तरीके से इसको दर्शाते हैं, एक नंबर के बेस पे, एक एनर्जी के बेस पे, एक बायो के बेस पे। फिर इसी में नंबर में कौन आपका वर्टिकल होगा, कौन इनवर्ड होगा, अर्थात कौन सीधा होगा कौन उल्टा होगा। बायो में कौन सीधा होगा कौन उल्टा होगा। इस प्रकार से आपका एनर्जी में कब कौन आपका सीधा होगा क्या उल्टा होगा। तो ये चीज़ें आपका पिरामिड के बारे में पूछता है। अब पिरामिड ऐसे समझिए जैसे घास है, तो घास बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें कीड़े थोड़ा कम हैं, लेकिन कीड़ों को खाने वाली चिड़िया और कम है, चिड़ियों को कुछ खाना बहुत कम है। तो जब एक का ज़्यादा संख्या होगा तो उसका बेस बनेगा, तो पिरामिड ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब पता चला एक पेड़ है, पेड़ ऐसा है, एक है, उसे बहुत सी चिड़िया है, उस चिड़िया को बहुत से कीड़े उसके पंखों में हैं, तो पिरामिड ऐसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पिरामिड दर्शाया जाता है कुछ नंबर बेस पे। अब अगला बात करता है आपका एनर्जी बेस पे, मान लो बायोम बेस पे। तो बायोम में भी कुछ चीज़ें ऐसे दिखाया जाएगा, जैसे आप सी पे चले जाओ, समुद्री क्षेत्र में, तो वहाँ पर देखेंगे क्या है, छोटी जो मछली है उनकी संख्या ज़्यादा तो है लेकिन उनका वजन कम है, लेकिन उसके ऊपर बड़ी व्हेल मछली, उसके ऊपर वो बड़ी, तो ये ऐसे बनेगा। लेकिन वहीं पर पिरामिड को अब पता चला किसी तालाब में दिखाओगे तो उनका पिरामिड कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। कीड़े बहुत हैं, छोटे छोटे कीड़े बहुत हैं, फिर छोटी मछली को खाती, फिर उनको खाती, ऊपर एक बड़ी मछली खा रही है। तो इस प्रकार से आपका नंबर बेस पे, एनर्जी बेस पे, बायोम बेस पे। एनर्जी क्या है, अब जो आपका कैलोरी बर्न हो, कैलोरी मतलब घास, आप पेड़ है तो 1000 कैलोरी लेता है, फिर उस पेड़ को कोई बकरी खाती हो 100 कैलोरी ले, उस बकरी कोई मानव खाता है तो उसके ऊपर 10% लेता है, तो पिरामिड ऐसे बनेगा। तो इस प्रकार से पिरामिड के एक बार चैप्टर देखिए दोस्तों, क्या थ्योरिकल तो बता रहे हैं लेकिन जब तक बोर्ड, जल्द ही बोर्ड पे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका होता है पिरामिड। अगला बात करता है हॉट स्पॉट और वेटलैंड क्या है। वेटलैंड उसको बोलते हैं जो दलदली क्षेत्र जहाँ पर नमी होता है, जहाँ पर नमी होगा, बार बार नमी रहेगा तो वहाँ बहुत से जीव जंतु बसते हैं, जो तराई क्षेत्र बोला जाता है, जैसे हिमालय का तराई क्षेत्र, तो वहाँ पर नमी रहता है, वहाँ पर बहुत से जीव जंतु देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर एक प्रकार से डाइवर्स ऑफ दिस, एक प्रकार से जीव जंतुएं होती हैं। डाइवर्स मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने के
मिलते हैं। जब वही जीव जंतु और ज़्यादा में उनकी मेजोरिटी होती है तो उसको हॉट स्पॉट रेंज भी घोषित कर दिया जाता है। तो वेटलैंड के बाद डाइवर्सिटी के बाद हॉट स्पॉट रेंज। हॉट स्पॉट रेंज जैसे आपको वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, ऐसे कुछ बात करते। टोटल 14 ऐसे हैं हमारे भारत में हॉट स्पॉट रेंज पाए जाते हैं। वेटलैंड भी हमारे कम से कम 40 या 45 कुछ ऐसे टोटल में पाए जाते हैं जहाँ पर नमी है, दलदली क्षेत्र की बात होता है। वेटलैंड की अगर सम्मेलन तो देखा जाए, रामसर के जो सम्मेलन हुआ था ये आपका ईरान साइड की बात होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला बात करते हैं आपका बीओडी और सीओडी। बीओडी क्या है और सीओडी क्या है? जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग होता है उसको बीओडी बोलते हैं। सीओडी क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग, जो आपका केमिकल के द्वारा किसी भी चीज़ को सड़ाया जाता है उसको सीओडी बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप टमाटर अपने घर में रखिए, 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे उसकी प्रोसेस से उसका कलर चेंज होता है। जब वो धीरे धीरे उसमें काफ़ी चेंजिंग आती है तो उसको बोलते हैं बीओडी, अर्थात बायोलॉजिकल, जिसको बायोलॉजिकल तरीके से डिकम्पोजिंग ऑक्सीजन डिकम्पोजिंग, वो धीरे धीरे उसको क्या होता है? डिकम्पोज होता है। सीओडी क्या होता है? किसी भी चीज़ को सड़ाने के लिए थोड़ा सा केमिकल डाल दो, रात में क्या पूरा 1 घंटे में पूरा वो सड़ करके मिट्टी बन जाएगा, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं सीओडी। अगला बात करते हैं एसडीजी और एमडीजी। एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें टोटल आपके 17 पॉइंट रखे गए, 2015 से लेकर के 2030 तक इसका टारगेट है। एमडीजी क्या था? ये 2000 से लेकर के 2008 तक की बात रखी गई थी। अब इसमें एमडीजी जो होती है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अब इसमें क्या क्या चीज़ें था? पहले 8 पॉइंट था, फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ा के आपका 2015 से 2030 तक रखा गया एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये क्या है? इसमें पहले 8 पॉइंट की बात करते हैं। भाई गरीबी कम करना है पहली चीज़, पॉवर्टी को कम करना है, हंगर को कम करना है, एजुकेशन को बेहतर करना है, महिलाओं में इक्वालिटी जो भेदभाव है इसको कम करना है, स्कूल अच्छे रखना, फूड अच्छे देना है, प्लस एनर्जी अच्छे देना है, रोजगार की बात करना है। ये कुछ 8 पॉइंट तक बात हुआ था आपका किसमें? एमडीजी में। बाद में एसडीजी आया और इसमें पता चला टोटल 17 पॉइंट रखा गया। 8 था, 8 अब 8 में पता चला और भी पॉइंट जोड़ दिया गया जिसमें टोटल 17 पॉइंट, जिसको बोलते हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें 9 पॉइंट जो और जोड़ा गया, जिसमें आपका 8 में अब कौन कौन सा? रिड्यूस टू हंगर, इक्वालिटी, जेंडर गैप उसको इक्वल लाना है, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट सैनिटाइजेशन, क्लीन एनर्जी, ट्रेड, एजुकेशन प्लस हेल्थ, ग्लोबल ट्रेड, ऐसे बहुत से पॉइंट। हंगर, बच्चों को जो बच्चे छोटे होते हैं या कोई माँ बच्चे जब जन्म देती है उनके लिए छुट्टी अलग से रखना, काफ़ी चीज़ इसमें 17 पॉइंट रखा गया है। क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर, शुद्ध अच्छे भोजन, न्यूट्रिशन फूड, ये सभी पॉइंट आपके किस में आते हैं? आपके अच्छी एजुकेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, गरीबी कम करना, भुखमरी कम करना, ये सभी पॉइंट आपका एनर्जी की बात करेगा, ऊर्जा की बात करेगा। 17 पॉइंट इंक्लूड है किसमें? आपका एसडीजी में। ठीक है, एक बार आप लोग देखिएगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कौन से किस नंबर पे है। एसडीजी में पूछ लेगा भाई रिड्यूस टू हंगर कौन से में आएगा, या रिड्यूस टू पॉवर्टी किस में आएगा, या आपका और दे देगा क्लीन एनर्जी किस पे आएगा, फूड सिक्योरिटी किस पे आएगा, या आपका ट्रेड ग्लोबल की बात किस पे पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें आपका कभी नंबर वाइज पूछ लेता है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, 11 में है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेमोराइज करना, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ और इन्वायरमेंट में ज़्यादा नहीं, जो जितना भी पूछा जाता है कुछ अब अगला 2-4 पूछता है। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कब हुआ था, कितने देश इसमें शामिल हैं, अभी लेटेस्ट में कहाँ पर हो रहा है। दूसरा पूछा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल जो है किस देश के लिए बनाया गया, कब लाया गया, कार्बन को कम करने के लिए कहाँ पर है, आपका जापान में लाया, कब लाया गया, 1997 में लाया गया था। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, बोला कि भाई जो देश जितना कार्बन उत्सर्जन कम करेगा
उसको फंडिंग उतना पैसा मिलेगा। इस चीज़ को लेकर के भी बोला गया। फिर पूछिएगा वर्तमान में कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, जिसमें आपको ऑप्शनल दे देगा इंडिया, चाइना, रूस, अमेरिका, ऐसे आपको पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना। उसके बाद कुछ नेशनल पार्क पूछा जाता है। अब कुछ आपको उत्तराखंड में बहुत से पार्क हैं, मध्य प्रदेश में बहुत से पार्क हैं, केरल में है, कर्नाटक में है, कहीं पर हिरण के लिए बने हैं, कहीं बाघ के लिए बने, कहीं शेर के लिए बने हैं, कहीं मोर के लिए बने हैं, कहीं पता चला आपका हाथी के लिए बने हैं, कहीं हिरण के लिए बने हैं। तो ये कुछ पार्क हैं, इनको आपको याद रखना कौन कौन से जोन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी इतना सब टॉपिक हमने जो बात किया, ये सब मिला करके आपका एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ, एनवायरनमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। देन उसके बाद COD क्या है, BOD क्या है, MDG क्या है, SDG क्या है। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। देन उसके बाद COP क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये बेसिक चीज़ पूछता है। प्लस करंट में कहाँ पर किस देश में कौन सी मतलब कॉन्फ्रेंस पार्टी हो रही है, COP का। क्योटो प्रोटोकॉल कौन किस देश में किया गया, IUCN के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऐसे पार्क जिसको नेशनल घोषित किया गया या उसको कन्वर्जन संरक्षित क्षेत्र में रखा गया, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद आपको पूछता है कुछ पिरामिड के बारे में पूछा, नंबर सिस्टम, बायोम सिस्टम, एनर्जी सिस्टम, इसके बारे में पूछेगा। और आगे आप पढ़ेंगे तो लाइकेन क्या है, कोरल रीफ क्या है, बैरियर रीफ उसको बोलते हैं, कोरल रीफ क्या है, इसके बारे में पूछेगा। कोरल रीफ के बारे में पूछ लेगा, भाई ये बताइए नंबर सिस्टम में आएगा, बायोम सिस्टम में आएगा या एनर्जी सिस्टम में आएगा, तो ये भी चीज़ें आपका पूछता है। तो एक बार आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, पढ़ाई करिएगा। बाकी जो मैंने रिकॉल किया, जो पढ़ाया हूँ, जो पढ़ा हूँ, आपको बताता चलूँगा। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अगला द हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।